देखिए, मन एक बड़ी ही साधारण सी घटना है जिसको लेकर लोग उलझ गए हैं और मनमनाते रहे हैं। यानी कि मन की इतनी बातें, और हमेशा व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि मन आता कहाँ से है। शरीर तो इधर समझा, चेतना तो उधर समझी, ये बीच में मन कहाँ से आ जाता है। तो इसको बड़ी स्पष्टता से समझें कि हमारे शरीर और चेतना के कॉम्बिनेशन से एक घटना बनती है जो शरीर और चेतना के अनुभव को एक स्पष्टता देती है, उसको ही मन कहते हैं। मन कोई अलग थलग घटना नहीं है कि उसको हटाया जा सके या उसको पकड़ा जा सके। जब तक मृण्मय और चिन्मय यानी कि बॉडी और कॉन्शियसनेस, पदार्थ और चैतन्य का कॉम्बिनेशन रहेगा, उसके बीच एक मन की घटना रहेगी। कोई मन ज़्यादा सक्रिय, कोई मन कम सक्रिय। ध्यान रखें इस बात का। ऐसा नहीं अब पेड़ पौधे पशु पक्षी, क्या लगता है इनका मन नहीं होता? वहाँ भी मन की घटना है, लेकिन वो अलग अलग विकास क्रम के चलते हुए अलग अलग तरह से डोरमेंट है। कहीं बहुत कम सक्रिय, कहीं थोड़े ज़्यादा सक्रिय, और अलग अलग स्पीसीज में भी वो अलग अलग ढंग से सक्रिय हो सकती है। मनुष्य इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो गया विकास क्रम के अंत में इस पायदान पर कि मनुष्य के पास बहुत ही सक्रिय मन है। जब ये दो चीज़ें टकराईं तो उसके प्रभाव से एक चीज़ पैदा हुई, मन। अनुभव चेतना ही कर रही है सब, क्योंकि चेतना बेसिक है, लेकिन उसके माध्यम से जो एक देखा जाए एजेंसी आएगी जो उसको ट्रांसफ़र करेगी सारा डेटा, वो मन है। यानी कि चेतना सीधे सीधे अनुभव तो नहीं करेगी, उसको अनुभव करने के लिए या अपने को ही अनुभव करने के लिए कोई माध्यम चाहिए, कोई मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम जो है वो इस कॉम्बिनेशन के साथ में मन के रूप में आता है, विचार के रूप में आता है, क्योंकि मन मोटे रूप में विचारों का ही कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ थॉट। जैसा कि सब अब जानते ही हैं कि कोई विचार भी किसी का नहीं है, कितना भी हम कहें मेरा विचार, लेकिन विचार बस बह रहे हैं हमारे अंदर। विचार क्यों पैदा होते हैं इस पर भी हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विचार भी शरीर और चेतना के कॉम्बिनेशन से पैदा होते हैं, और शरीर की अलग अलग स्थितियों के हिसाब से विचार भी अलग अलग बनते चले जाते हैं। शरीर तुम्हारा बड़े कष्ट में हो, तुम्हारे विचारों की धाराएं बदलने लगेंगी। तुम्हारा शरीर बड़े सुख में हो, तुम्हारे विचार बदलने लगेंगे, अलग अलग विचार आने लगेंगे। ये जैसे हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है, एपरेटस है, उसको हमने कैसा सेट किया है और अचानक उसके अंदर से चीज़ें बदलने लगेंगी। तो शरीर की ट्यूनिंग के साथ विचारों के बहुत सारे अलग अलग क्लाउड, अलग अलग बादल हमारे अंदर आने लगते हैं, यानी हमारा मन बदलने लगता है। एक बीमार व्यक्ति का मन और एक पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति का मन अलग अलग होता है, अलग अलग इंप्रेशन है। क्योंकि बीमार जिसको हम कह रहे हैं, शरीर की एक खास अवस्था में उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक अलग करवट है, तो मन वो काम कर रहा है। पूछा है जैसे कि अगर हम जाति स्मरण में या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं तो कौन अनुभव करता है? फंडामेंटली तो चेतना ही अपने अनुभव में जा रही है, लेकिन उसको अनुभव देने का जो काम करेगा इंस्ट्रूमेंट, वो मन करेगा। मन उसका कॉम्बिनेशन है। शरीर और चेतना के गिरने के साथ, यानी कि अगर मृत्यु होती है तो मन भी बिखर जाता है। जिस मन को हम जानते थे
जो जैसे अनुभव करता था, जैसे चीज़ों को हमें ट्रांसफ़र करता था, तो वो मन भी बिखर जाता है। इसीलिए फिर कोई अभिव्यक्ति संभव नहीं हो पाती, कोई एक्सप्रेशन, एक्सपीरियंस संभव नहीं हो पाता। मृत्यु के बाद हम कितनी भी कल्पना करें, व्यक्ति के पास एक्सप्रेशन का कोई भी उपाय नहीं। फिर अगर हम उन पैरानॉर्मल बातों की ओर आए जहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसी एंटिटीज, कुछ ऐसी चेतनाएं, एंटिटीज जो कम्युनिकेट कर पाती हैं, तो उस कम्युनिकेशन के लिए भी तुम देखो कि उनको किसी शरीर का माध्यम ही चाहिए होता है। यानी कि फिर से जब वो अलग हो गई ऊर्जा थी, जब किसी शरीर में टकराती है, तो फिर वो अभिव्यक्ति का एक माध्यम पैदा होता है, अन्यथा कोई अभिव्यक्ति कहीं नहीं। वो ऊर्जा के तैरते हुए बादल हैं, वो क्लाउड्स हैं जो तैरते चले जा रहे हैं ऊर्जा के। तो प्राइमरीली हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो हम अमन की बात कर रहे हैं, यानी कि जब मन नहीं होता, ऐसी कोई अवस्था नहीं होती। ऐसी कोई अवस्था होती ही नहीं कि जब मन नहीं होता। जिसको हमें लगता है कि ये मन ना होने की अवस्था थी, वो बस वही अवस्था है कि जब हम शरीर से हटकर अपनी चेतना में या अपने केंद्र में, स्रोत में इतने डूब गए थे कि शरीर की कोई समय आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे ध्यान की गहरी अवस्थाओं में, समाधि की अवस्थाओं में आप बैठे, निश्चल हो गए और आपकी सांसें धीमी हुई, बिल्कुल आप खो गए, आपको कोई विचार नहीं आया। तो जब विचार नहीं आया तो आपने समझा कि अमन हो गया, ये मन नहीं रहा। लेकिन जैसे ही आप शरीर की ओर लौटे, सारे विचार आ गए, मन आ गया। वो जो मन आ गया, उसी ने रिपोर्ट किया कि अभी विचार नहीं थे। उस मन ने ही ये बताया कि अभी कोई ऐसी अवस्था गुजरी है जहाँ पर विचार नहीं थे, शरीर बहुत शांत था। क्योंकि मन हमेशा है, वो डोरमेंट हो, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। इसीलिए लोगों को लगता है कि विचार शून्यता, मेरा हमेशा कहना है तत्क्षण मृत्यु। अगर व्यक्ति के अंदर से सारे विचार अभी खत्म हो जाएं तो तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी। जीवन का अर्थ विचारों का बहते रहना। शांत हो सकते हैं, जैसे तुम नींद में गए, सो गए, तो तुम्हारे विचार भी नहीं, तुम्हारा मन भी नहीं। जब गहरी नींद है तो चेतना अपने रिजुविनेटिंग सोर्स में है, फिर से जीवन के स्रोत में है। उसी को हम सुषुप्ति, गहरी नींद कहते हैं। तब देखो शरीर का कोई बोध नहीं, शरीर बिल्कुल एक काइंड ऑफ कोमा की स्थिति में है या काइंड ऑफ डेथ की स्थिति में है। लेकिन फिर जब सुषुप्ति यानी वो डीप स्लीप से थोड़ी स्थिति बदलती है और शरीर में हलचल आती है, तुम तब भी सोए हुए हो सकते हो, तभी सपने आते हैं। जो ड्रीम की स्टेट है, उस समय गहरी नींद नहीं होती। और स्वप्न जो है, ड्रीम है, वो भी एक किस्म का मन ही है। वो भी तुम्हारे अंदर मन सक्रिय हो गया, क्योंकि जैसे ही तुम गहरी नींद से थोड़ा सा भी बाहर हुए, तो अभी तुम पूरी तरह चेतन नहीं हो, लेकिन मन वहाँ भी आ गया जिसने सपने पैदा कर दिए। तुम उस मन के माध्यम से ही सारे सपने देख रहे हो। फिर जब तुम पूरी तरह जागे, तो जो तुम्हारा पूरा चेतन मन था, उसने उनको रिपोर्ट किया। लेकिन उसके पास उस सुषुप्ति का, उस गहरी नींद का, उस डीप स्लीप का रिपोर्ट करने का कोई जरिया नहीं है कि वो बताए कि तब क्या हो रहा था। वो इतना ही बता सकता है कि उतनी देर कुछ पता नहीं, उतनी देर का उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि चेतना उतनी देर के लिए अपने स्रोत में लौटी। इसीलिए गहरी नींद को भारतीय दर्शन में छोटी मृत्यु ही कहते हैं, स्मॉल डेथ कहते हैं। उस समय व्यक्ति की गर्दन भी काट दो, उसको पता नहीं चलेगा, काइंड ऑफ कोमा है उस समय। तो शरीर के जो अंदर के प्रोसेस भी हैं,
बॉडी के प्रोसेस भी हैं वो भी बहुत सब स्लो पड़ जाते हैं। फिजियोलॉजिकली हम जानते ही हैं, जब डीप स्लीप हुई तो आपके जो अंदर के प्रोसेस हैं शरीर के, आपके हार्ट की फंक्शनिंग, किडनी की फंक्शनिंग, आपके लंग्स की फंक्शनिंग, आपकी सारी सेलुलर फंक्शनिंग है वो बहुत ही लो हो जाती, उसी में वो रिजुविनेट होते हैं। तो मन हमेशा ही साथ रहता है। हम उन विचारों के साथ जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं बस वही दुश्मन है, वही हमको परेशान करते हैं, अन्यथा कुछ भी परेशान नहीं करता। सब बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। बहुत सारे ऐसे धार्मिक फ्रेजेज आ जाते हैं स्पिरिचुअल जो समस्या पैदा करते हैं व्यक्ति के लिए। जैसे इस समय मैं बोल रहा हूं तो बोलना घट रहा है, तुम सुन रहे हो तो सुनना घट रहा है। बोला जा रहा है तो बोलने के लिए विचारों का एक मैकेनिज्म चाहिए, और सुना जा रहा है तो सुनने के लिए विचारों का एक मैकेनिज्म चाहिए, माइंड का एक खास ढंग चाहिए। लेकिन तुमको इसका कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। ये ना मुझे पता है, ये हो रहा है। तो यही चेतना की एक लीला है। वो एक मूवी के स्क्रीन की तरह है, जब लाइट नहीं होती है तब भी स्क्रीन वहाँ होता है, जब उस पर कोई इमेज नहीं आ रही तब भी स्क्रीन वहाँ होता है, और जैसे ही प्रोजेक्टर से हम सारी इमेजेस उस पर थ्रो करते हैं तो पूरा का पूरा वो जीवंत हो जाता है, जागृत हो जाता है, अलाइव हो जाता है, सब एक्टिविटी शुरू हो जाती है, लेकिन वो चला कहीं नहीं गया है। और अगर कल्पना करें थिएटर से हम स्क्रीन हटा लें, एक एम्प्टी स्पेस दूर दूर तक हो, तो प्रोजेक्टर से हम कुछ फेंक भी नहीं पाएंगे। फिर जब प्रोजेक्टर को अपनी इमेज फेंकनी होगी तो उसके पास कुछ होगा नहीं, इमेजेस इधर उधर बिखर जाएंगी। तो एक स्क्रीन वैसा ही मन है, वो एक एजेंसी डेवलप हो गई है हमारे अंदर। वो शरीर मन के अनुभव को जारी रखने के लिए, शरीर चेतना के अनुभव को जारी रखने के लिए वो मन आ गया है। उसके बदलाव के साथ उसमें बदलाव घटते रहेंगे। दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन में हमेशा तीसरी चीज़ पैदा होती है। शरीर और चेतना के कॉम्बिनेशन में इसीलिए मन पैदा हो गया, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, मिस्टीरियस। हम कहीं भी दो चीज़ों को देखें, अगर उनका टकराव हो, उनका मिलन हो, तो तीसरी चीज़ पैदा हो जाती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, दो लोग मिलते हैं तो तीसरा व्यक्ति, इमेज पैदा हो जाती है। दो इमेजेस टकराने से तीसरी इमेज पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही ये घटना है। तो उसके साथ उलझना नहीं है, क्योंकि हम उलझ सकते ही नहीं मन के साथ। हम उसके बस केवल दृष्टा हो सकते हैं। जब इमेजेस चलें उसके ऊपर तब इमेजेस को देखें, उन दृश्यों को देखें। जब ना चले तो उसकी शांति में बने रहें, उसकी शून्यता में बने रहें। मन अमन बहुत सारी धारणाएं, कॉन्सेप्ट्स, इनमें ना उलझें, वो ऐसे ही हैं। विचार, चूँकि ये बात इतनी बार हो चुकी कि वो हैं, तो विचारों से कोई लड़ाई ना लड़े, बस सब शांति। जैसे जो अभी प्रश्न में पूछा कि किसी मॉडर्न मास्टर ने ये बात कही कि थॉट इज योर एनिमी, तुम्हारा विचार तुम्हारा दुश्मन है। तो विचार दुश्मन नहीं है, तुम्हारा विचार दुश्मन है। जैसे ही तुम मानते हो कि मेरा विचार है या तुम्हारा या किसी का विचार है, वो दुश्मन बन जाता है। अगर विचार को हम बस उसकी तरह ही रहने देते हैं तो वो है ना, वो दोस्त है ना दुश्मन है। हम उसके साथ तो जैसा बर्ताव करेंगे वैसा ही वो होगा। आजकल देखिए बहुत सारे जो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में हैं, वो ह्यूमन को एक कंप्यूटर से कंपेयर भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये शरीर जो है ये कंप्यूटर से ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल प्रोग्राम्ड कंप्यूटर है। अब बात बिल्कुल सही है कि ये प्रोग्रामिंग जो है ये तो एक इंडिविजुअल के द्वारा की गई प्रोग्रामिंग है, और ये कॉस्मिक प्रोग्रामिंग है। जो हमारे अंदर है वो कॉस्मिक प्रोग्रामिंग है। कुछ उसको कहते हैं ये प्रोग्रामिंग
गॉड की है, कोई कहता है ये सोर्स की है, कोई कहता है ये टोटलिटी की है, हम कोई भी नाम दें, लेकिन वो एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है जिससे हमारे शरीर मन प्रोग्राम्ड हो जाते हैं। तो वस्तुतः चीज़ वही है। और जैसे कंप्यूटर में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, उसमें करंट नहीं जा रहा है, तो वो फंक्शन ही नहीं करेगा। तो कॉन्शियसनेस अगर नहीं आएगी तो फंक्शन ही नहीं करेगा, हार्डवेयर कुछ भी हो। और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मन की तरह अपना काम करते हैं, इसीलिए देखिए कि उसमें प्रोग्रामिंग है, इवन ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है, लेकिन फिर हमारे इस्तेमाल करने के हिसाब से उनके सारे फीचर्स और सब चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। वो अपने आप नहीं निकल रही, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम उनको निकाल ले रहे हैं कि हम क्या चाहते कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है, हमने ये क्लिक किया और ये चीज़ बन गई। वो बनी इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी वैसा ही उसमें प्रोग्राम था। तो कहने वाले इसीलिए एक चीज़ ये भी कहते हैं, बहुत सारे जो मॉडर्न मिस्टिक्स हैं और उनकी बात से मैं सहमत हूँ, वो कहते हैं कि कोई भी ओरिजिनल क्रिएशन इंसान के पास नहीं है। जैसे किसी भी चीज़ का क्रिएशन वो करे, वो कहे कि मैं कविता, कहानी, विज्ञान, वो कहते ओरिजिनल क्रिएटर तो नेचर ही है या गॉड है, जो भी नाम देना चाहें। हम तो रेप्लिका ही बनाते हैं। हम जो भी करेंगे वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड चीज़ को ही आगे ले जाएंगे। तो जो ओरिजिनल यानी कि मौलिक देखा जाए सृजन है, वो तो अस्तित्वगत है। तो इस पर भी बहुत चिंतन चलता है, तो वो सच्चाई है। ठीक, आज के लिए इतनी बात।